हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एक्सपोडेमी में। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री को चालू किए हैं। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण है। इसमें अम्ल, क्षारक और लवण के 2 पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज इसका तीसरा पार्ट है। तो अब आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो को देखा नहीं है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख ले ताकि अच्छे से समझ में आए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले चैप्टर का भी लिंक आपको मिल जाएगा और इस चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको पढ़ के अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने वीडियो के सेकंड पार्ट में देखा था अम्ल, क्षारक और लवण के सेकंड पार्ट में कि जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप देख सकते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन एक चीज हमें इसमें छूट गई थी कि हाइड्रोजन गैस जो बनता है उस हाइड्रोजन गैस को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन ही गैस है। तो आज हम देखेंगे अपने सेकेंड पेज पे कि हाइड्रोजन गैस के पहचानने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें कि क्षारक भी जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हम लोगों ने वीडियो के सेकंड पार्ट में देख चुका था। जो अम्ल, क्षारक और लवण के सेकंड पार्ट आया था जो वीडियो का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब अम्ल हो या क्षारक हो, जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर है हाइड्रोजन गैस को पहचानने का। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जिंक है, जिंक यानी कि Zn, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया। और ये जिंक क्या हो गया, धातु हो गया। और अम्ल और धातु को जब अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल और धातु को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। लवण तथा क्या बनेगा, जल बनेगा। और लवण तथा जल और उसके साथ साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखिए ये इस पाइप के द्वारा हाइड्रोजन गैस को इसमें लाया जा रहा है। देख रहे हैं, ये पाइप के द्वारा, एक मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ। आप यह देखिए इस पाइप के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस को लाया जा रहा है स्टब में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को लाया जा रहा है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं ऊपर उठते हैं तो देखिए यहाँ एक मोमबत्ती जलाया जा रहा है। मोमबत्ती भी जला सकते हैं या सलाई की तिल्ली भी जला सकते हैं। तो जब मोमबत्ती और सलाई की तिल्ली को जब जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप ध्वनि, क्या बोलते हैं, पॉप का ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि एक बार फटाका जैसा होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार के पॉप की ध्वनि क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि H2SO4 एक अम्ल है और H2SO4 के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, जिंक यानी धातु। और जब अम्ल और धातु एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। हम लवण और हाइड्रोजन गैस को पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकसद था कि हाइड्रोजन गैस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से देखिए, यहाँ इसमें पाइप के माध्यम से, देखिए एक बार इसको साफ कर देते हैं। इस पाइप के माध्यम से जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसमें आ रहा है तो इस हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम लोग किसी सलाई की तिल्ली को या मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, फटाका जैसा पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो चलिए हम अपने आगे पेज पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते समय सावधानियां। यानी कि जब जल में हम अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये हम 2 बिंदुओं में देखेंगे। ठीक है, पहला है कि हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो जल में जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए। मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, टब है एक, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग अम्ल को मिलाएंगे, इसमें एसिड को जब हम लोग मिलाएंगे, एसिड अम्ल को या बेस बोल सकते हैं क्षारक को, जब हम लोग मिलाएंगे तो इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे। और एक बात और है स्टूडेंट्स कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें
अम्ल भरा हुआ है या अम्लीय क्षारक भरा हुआ है और इसमें जल मिलाएंगे। ठीक है, इसमें जल मिलाएंगे, ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हमेशा जल में अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, न कि अम्ल और क्षारक में जल को मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिएगा कि जल में ही अम्ल और क्षारक को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये प्रक्रिया हमारा सही होगा। यानी कि पहला हमारा बोल रहा है कि हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में, देखिए जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यानी कि जल में ही मिलाना है किसको, अम्ल को या क्षारक को, और भी धीरे धीरे मिलाना है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। यह प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। कांच पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। यानी कि जो कांच का पात्र है, ये हम लोग जो टब बनाया है, इस टब में मान लीजिए कि पानी है, इसमें अगर हम अम्ल को मिलाते हैं तो इस जो टब हम लोगों ने बनाया, इस टब को हिलाते रहना चाहिए, हमेशा हिलाते रहना चाहिए। हिलाने से क्या होगा कि ये एक साथ जमेगा नहीं। अगर ये मतलब समझिए कि अगर असावधानी के साथ अगर हम अम्ल और क्षारक के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा चेहरा अगर हाथ वगैरह जल सकता है, क्योंकि ये एक तेजाब की तरह होता है। ठीक है, एसिड यानी कि जो अम्ल होता है वो तेजाब के रूप में होता है। तो इसलिए जब भी जल में जब हम लोग अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो ये दो सावधानियों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको नॉलेज पर्पस के लिए ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम अपने आगे पेज पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अम्ल और क्षारक की प्रबलता। प्रबलता कहने का मतलब कि अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है, उस प्रबलता को हम लोग मापेंगे। ठीक है, अब क्या चीज से मापेंगे आगे देखेंगे। यानी अम्ल क्षारक की प्रबलता, यानी कोई इंसान कितना प्रबल, कितना स्ट्रांग होता है वो हम लोग देखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है वो हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि किसी अम्ल और क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन, इनकी हाइड्रोजन आयन, या OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता जो है वो या तो H+ आयन पे निर्भर करेगा या OH- आयन। आप यहाँ सांद्रता जो है, सांद्रता को आप प्रतिशत मान लीजिए, यानी कि परसेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको परसेंट मानिए। सांद्रता का मतलब क्या, परसेंट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि किसी अम्ल और क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन या OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन पे, आयनों की सांद्रता पे क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको नॉर्मल वे में समझेंगे कि किसी इंसान कोई कितना प्रबल है, उसके हम लोग बॉडी से देखते हैं कि हाँ ये इंसान स्ट्रांग है। अगर कोई दुबला पतला देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कमजोर है। तो बिल्कुल उसी प्रकार कोई भी अम्ल और कोई भी क्षारक कितना प्रबल होगा उसको हम लोग H+ आयन या OH- आयन से पता लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसकी क्षमता, किसी भी अम्ल और क्षारक की कितनी क्षमता है वो एक हम सूचक द्वारा ज्ञात करेंगे, जिस सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक बोल सकते हैं। ठीक है, अब वो सार्वभौमिक और सार्वत्रिक सूचक होता क्या है ये हम अपने नीचे वाले लाइन में देखते हैं। सार्वभौमिक सूचक और सार्वत्रिक सूचक का परिभाषा है, ये 2 नंबर के लिए एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये भी 2 नंबर के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पूछे गए सवाल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। यानी कि सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, ये सार्वत्रिक सूचक पे ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि सार्वत्रिक सूचक जो है एग्जाम में यूज किया जाता है। सार्वभौमिक सूचक जो है शब्द बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन सार्वत्रिक सूचक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यह अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है, एक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यानी कि बहुत सारे सूचक को मिला के ये सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक बनाया जाता है। यह सूचक किसी बिलियन, ध्यान रखिएगा, यह सूचक किसी बिलियन में, यहाँ में छूट गया है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ केवल हाइड्रोजन आयन है, यानी कि H+ आयन है। ठीक है, यहाँ हम OH- आयन को नहीं बोल रहे हैं। यानी कि यह जो सूचक होगा, कौन सूचक, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, यह
किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन, ठीक है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, यानी कि कोई भी बिलियन है, मान लीजिए कि इसमें कोई भी बिलियन है और इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, कितने % हाइड्रोजन है यानी कि NH+ आयन है, उसकी सांद्रता को ये क्या करता है कि रंगों में प्रदर्शित कर देता है, यानी कि कॉलर में दिखा देता है कि हाँ ये इतना प्रबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो सार्वत्रिक सूचक है उसका ये है परिभाषा कि यह सूचक किसी बिलियन, यानी कि समझिए कि ये क्या है, एक बिलियन है। ठीक है, यह बिलियन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या, %, यानी कि कितना विभिन्न % को विभिन्न रंगों में क्या करता है, प्रदर्शित कर देता है, यानी कि इस बिलियन में कितने % H+ आयन है। ठीक है, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, OH- आयन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक सूचक में OH- आयन नहीं आता है, केवल क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा। तो हाइड्रोजन आयन कितने % है ये क्या करेगा, रंग में बताएगा, आपको कह के नहीं बताएगा, ना लिख के बताएगा, आपको रंग में शो कर देगा कि हाँ ये इतना % हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, जो है pH स्केल, यानी कि इस आज के इस वीडियो का ये जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है आज के वीडियो का। ठीक है, यानी कि pH स्केल से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल यानी कि क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको बताता चलूँगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि pH स्केल की परास कितनी होती है, एग्जाम में ये भी पूछ ले जाता है कभी कभी। तो pH स्केल की जो परास होती है वो 0 से 14 तक होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ है और 14 तक जा रहा है, यानी कि pH स्केल की जो परास होती है वो 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। ये आप देखिए, ये डायग्राम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डायग्राम pH स्केल का है। ठीक है, किसका है, pH स्केल का। ये जो एसिडिक लिखा हुआ है, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय। ये न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन होता है न्यूट्रल का मतलब। ठीक है, इसको हम लोग लवण भी बोल सकते हैं। और ये एल्कलाइन जो है इसको बेस या क्षारक बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बेस बोलेंगे और हिंदी में क्षारक बोलेंगे। तो आप ये डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो 6 से नीचे 0 तक हैं ये सब किस में आ रहे हैं, अम्ल में आ रहे हैं। जो 7 पे है, इस 7 पे क्या है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। और 8 से लेके जो 14 तक है वो क्या है, क्षारक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7 से कम होगा वो सब क्या होगा, क्षारक होगा। जो 7 से कम होगा वो सब अम्ल होगा। जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। और जो एग्जैक्ट 7 पे होगा उसको हम लोग उदासीन बोलेंगे या लवण बोलेंगे। यानी कि pH स्केल में इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि जो pH स्केल सबसे पहले ही ध्यान में रखेंगे कि 0 से कहाँ तक होती है, 14 तक इसकी परास होती है। ठीक है, pH स्केल की परास कितनी होती है, 0 से 14 तक। और देखिए स्टूडेंट्स, अम्ल की जो प्रबलता है कहाँ से कहाँ चलेंगे तो बढ़ेगी। तो यानी कि 6 से जैसे जैसे हम घटते चलेंगे, यानी कि 6 के बाद 5 आएंगे, 5 के बाद 4 आएंगे, 4 के बाद 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो जैसे जैसे हम घटेंगे वैसे वैसे अम्ल क्या होगा, प्रबल होते चला जाएगा। यानी कि 6 पे थोड़ा कम प्रबल रहेगा, 5 पे थोड़ा सा और ज्यादा प्रबल हो जाएगा, 4 पे और ज्यादा प्रबल हो जाएगा, 3 पे थोड़ा और प्रबल हो जाएगा, 2 पे और प्रबल हो जाएगा, 1 पे और प्रबल हो जाएगा, और 0 पे बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये रेड से दर्शाया गया है। अब इसकी प्रबलता देखते हैं, क्षारक की प्रबलता कैसे। यानी कि 8 पे प्रबल इसका थोड़ा सा कम रहेगा क्षारक का, 9 पे जाएंगे तो और बढ़ेगा, 10 पे जाएंगे तो और बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से इसके प्रबल बढ़ेगी। और ये जो अम्ल होगा इसकी प्रबलता इस तरह से बढ़ेगी। आप ये नीचे वाले डायग्राम से समझिए। नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, इस एरो से यानी कि इधर जब हम बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि अम्ल का एरिया देखिए बढ़ रहा है। यानी कि हम इधर चलना प्रारंभ करते हैं तो अम्ल का एरिया देख रहे हैं बढ़ रहा है। यानी कि अम्ल का एरिया इधर क्या है, ज्यादा है। यानी कि इस एरिया में केवल अम्ल रहेगा। बिल्कुल उसी प्रकार आप इधर देखिए, जब हम लोग इधर चलना प्रारंभ करते हैं तो इधर OH- यानी कि क्या है, क्षारक की प्रबल ज्यादा है। यानी कि ये एरिया जो है क्षारक का है।
तो हम बोल सकते हैं कि जो 7 पे होगा वो उदासीन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 से अधिक होगा वो सब क्या होगा, क्षारक होगा। जो 7 से कम होगा यानी कि जो 0 तक, 7 से कम जो 0 तक होगा वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक अम्ल में भी क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। जैसे समझिए कि 7 से कम वाले को हम लोगों ने क्या बोला था, अम्ल बोला था। जो 7 से कम होगा वो सब क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये क्षारक वाला जो कलर है इसमें भी मिला हुआ है थोड़ा थोड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक अम्ल में थोड़ा ना थोड़ा क्षारक होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम लोगों ने क्या बोला था, जो 7 से अधिक होगा वो क्षारक होगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि अम्ल का कलर भी इधर, जो अम्ल का रंग है इधर भी आया हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षारक में भी थोड़ा थोड़ा अम्ल मिले रहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं रखना है, बशर्ते आपको यही ध्यान रखना है कि जो pH मान 7 पे होगा वो उदासीन होगा, वो लवण होगा। जो pH मान 7 से कम होगा वो सब अम्ल होगा। जो pH मान 7 से अधिक होगा वो सब क्या होगा, क्षारक होगा। अगले पेज पे चलते हैं। आगे है हमारा pH स्केल ही हम लोग देखेंगे। देखिए आप, हमने पहले ही बता चुका है कि जो pH का मान अगर 7 है तो उसको लवण यानी उदासीन विलयन बोलेंगे। जो pH का मान अगर 7 से कम है, यानी pH का मान अगर 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन बोलेंगे। और pH मान अगर 7 से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे, क्षारीय विलयन बोलेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, यानी कि इन तीनों को किसी तरह आपको क्या करना है, रट जाना है या याद कर लेना है या माइंड में सेट कर लेना है या कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, कंप्यूटर का कहने का मतलब कि आप लोग की खोपड़ी जो है। ठीक है, यानी कि इन तीनों से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। यानी कि pH मान अगर 7 हो तो उसे लवण बोलेंगे, अगर pH मान 7 से कम है तो अम्लीय बोलेंगे, pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय बोलेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व। यानी कि स्टूडेंट्स इससे हमारे दैनिक जीवन में pH मान का क्या महत्व है, डेली लाइफ में हम क्या क्या pH का महत्व देखेंगे। तो इससे 1 नंबर के सवाल बनते ही बनते हैं स्टूडेंट्स। इतने ध्यान रख लीजिएगा कि हर एक साल दैनिक जीवन में pH का जो महत्व है, ये जो 5 जो टॉपिक हमने लिखा है आपको 5 बिंदु, इस 5 बिंदु से एक क्वेश्चन हर साल बनते हैं। इसलिए आप इस पांचों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हमारा पहला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हमारा शरीर कितने pH के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 pH मान के बीच हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे क्वेश्चन बने भी हैं पिछले साल और हो सके इस साल भी बन जाए, इसलिए बहुत ध्यान में रखिएगा। अगला है कि वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। यानी कि जब वर्षा का जल का मान 5.6 से क्या हो जाए, गिर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। यानी कि अगर 2 नंबर के लिए अम्लीय वर्षा अगर आपसे पूछ दिया जाए 2 नंबर के लिए, तो बिल्कुल हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। या आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है 1 नंबर के लिए कि अम्लीय वर्षा कब होती है, तो अम्लीय वर्षा कब होगी, जब 5.6 से कम होगा क्या, pH मान। ठीक है, यानी कि 2 टॉपिक आपको, ये 1 नंबर और जो 2 नंबर है इसको ध्यान में रखना है। दोनों को हमने समझा दिया। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा हमारा है, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो हमारे मुंह का pH मान 5.5 से अगर कम हो जाए, 5.5 pH मान से अगर हम लोग का कम हो जाए, तो यानी कि समझिए कि जो हमारे दांत होंगे, यानी कि टीथ जो होंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि क्षय यानी प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि वो गलने लगेगा धीरे धीरे। कब, जब 5.5 से क्या हो जाए, pH मान कम हो जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इससे भी आए हुए हैं कि हमारे दांतों का क्षय या गलना कब प्रारंभ होता है। यानी कि pH मान 5.5 से कम होने पर हमारा दांतों का क्षय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा है कि मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिस कारण हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होती है। यानी कि जब मधुमक्खी हम लोग को डंक मारता है, यानी जब हम लोग को कोई भी मधुमक्खी काट लेगा तो उसमें क्या होता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। किसमें, मधुमक्खी के डंक में, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, जलन होने लगती है। अब आपको कभी ना कभी अगर काटा होगा, शायद काटा होगा नहीं काटा होगा आप जानते हैं,
अगर डंक कभी मारा होगा तो आप देखे होंगे कि आपको जलन होती है। हमें तो कभी मारा है, इसलिए हमें पता है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको भी मधुमक्खी से कटवाइएगा नहीं, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन मधुमक्खी से ये पूछा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये जो नाम है मेथनोइक अम्ल, ये मेथनोइक अम्ल को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम फिर आपको बता दें कि जो 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस साल भी आएगा ही आएगा, इसलिए इन चारों को बहुत ध्यान में रखिएगा। और इन तीनों को तो रखिएगा ही रखिएगा, पीएच मान 7 हो, 7 से कम हो, 7 से अधिक हो, ठीक है। ये हमने एक नॉलेज पर्पस के लिए एक्स्ट्रा रख दिया है। अच्छी यानी कि अच्छी उपज के पौधों के लिए, यानी कि पौधों को अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। यानी कि कौन से पौधों को कितनी पीएच मान चाहिए, एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट यानी कि स्पेशल पीएच मान होता है। यानी कि मक्के की खेती के लिए कितने पीएच मान की आवश्यकता होगी, गेहूं की खेती के लिए कितने पीएच मान की आवश्यकता होगी, ये एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल यानी कि विशिष्ट होता है, ठीक है। ये हमने केवल नॉलेज पर्पस के लिए रख दिया है, हालांकि ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है लवण। हमने लवण पिछले वीडियो में ही पढ़ चुका है कि लवण आखिर होती क्या है। तो आपको फिर बता दें कि लवण होता है क्या है, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। HCl और NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl और H2O यानी कि लवण NaCl और H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। बेसिकली हमको पढ़ना है लवण से रसायनों का निर्माण, इसलिए हम लोगों ने ऊपर लवण का उदाहरण को रख दिया है हमने, ठीक है। यानी कि लवण से कितने रसायन बनते हैं उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि लवण से रसायनों का जो निर्माण है ये हम लोगों ने 5 रखा है, लेकिन एक और हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा देंगे जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा में एक पढ़ा देंगे, इससे भी क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये जो 5 टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, ये 6 टॉपिक को अगर हम लोग बोले 6 को मिला करके, तो ये 6 टॉपिक जो है प्रत्येक टॉपिक 5 नंबर का है। यानी कि ये एक 5 नंबर का, 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 ये एक 5 नंबर का। यानी कि सभी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन कोई एक क्वेश्चन आपको दे ही देगा। यानी कि आपको दे देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, या पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आपको कहीं पे भी जानकारी मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम अपने अगले वीडियो में इस 5 टॉपिक को कवर करेंगे, 5 नहीं सॉरी 6 टॉपिक को कवर करेंगे। और 6 टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो हम इस 6 टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको अगर सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, ताकि हमारा एक्सपोडेमी का जो परिवार हो धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी अभी चैनल जो है बहुत छोटी लेवल पे है, और आप लोगों की सपोर्ट रहे तो ये आप लोगों की जो चैनल है बहुत अपर लेवल पे जाएगी, और आप लोगों के साथ नॉलेज हमेशा शेयर करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।